Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the topic related to partnership or partnership changes. It is partnership dissolution. Means के partnership अगर wind up होगी तो फिर किस तरह accounting records maintain होंगे. तो आज का मेरा सारा लेक्चर इसी से रिलेटेड है. मींस के पार्टनरशिप डेसोल्यूशन के बारे में मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा. ये टॉपिक जो है बेसिकली ये ए लेवल्स में भी है, उसके बाद ये आपको बीएससी में भी मिलेगा, उसके बाद ये आपको एसीसीए में भी मिलेगा, उसके बाद आपको ये सीए में भी मिलेगा. तो ये तक इक्वली सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो नो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेसोल्यूशन, कि पार्टनरशिप डेसोल्यूशन का मतलब क्या है. कि अगर मैं पार्टनरशिप डेसोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो ये है क्या. पार्टनरशिप डेसोल्यूशन बेसिकली आप कह लें कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो अपनी ट्रेडिंग सीज कर देता है, कि सारे अपने ऑपरेशन वाइंड अप कर देता है, क्लोज की तरफ चला जाता है. या इसको मैं इन इंग्लिश अगर स्टेट करूंगा इंग्लिश सेंटेंस में तो मैं ये कहूंगा कि पार्टनरशिप सीजेज इट्स ऑपरेशन. और इसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट ली जाती है. मतलब इंडिविजुअली एक पार्टनर नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं इस पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप कर दूंगा, या वाइंड अप करने का डिसीजन नहीं ले सकता. उसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है, उनकी इजाजत से, उनकी अग्रीमेंट से ये पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है. और जब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है तो फिर इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो सेटल डाउन किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब जो एसेट्स हैं वो सेल आउट हो जाएंगे, उनसे जो पैसा आएगा लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी. और ये मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, ये जो बिजनेसेस जब वाइंड अप की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सेटल डाउन देयर लायबिलिटीज. जो भी उनके यानी लायबिलिटीज वो ओन कर रहे हैं वो लायबिलिटीज उन्होंने सबसे पहले सेटल करनी है, और फिर देन जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो फिर ऑनर्स जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करके ये अकाउंट्स भी बनाएंगे. तो यही सारा कुछ मैंने दूसरा क्या कहते हैं आपको इसमें सिखाना है कि एसेट्स को कैसे सेल आउट करेंगे और फिर लायबिलिटीज कैसे पे ऑफ होंगी, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगी उस रेस्ट ऑफ अमाउंट को हम कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो बेसिकली इस लेक्चर का मेन मोटिव यही है कि हाउ टू सीज द पार्टनरशिप ऑपरेशंस and what will be the closing accounts of the partnership, and how we will pay the liabilities of the partners, and then rest of amount distribution among partners. ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो अब हम यहाँ मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि कॉजेज ऑफ डेसोल्यूशन क्या होती हैं, क्या अगर ये डिसॉल्व क्यों कर देते हैं, कि चलते चलते बिजनेस वो क्यों सोच लेते हैं कि हम इसको वाइंड अप कर दें. इसकी एक रीजन तो ये होती है कि बाय अग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब उनके आपस में अग्रीमेंट हो जाता है कि हम इसको वाइंड अप कर दें. मतलब वो लॉस मेकिंग हो गया बिजनेस, कि उसने वो कंटिन्यूसली लॉस अर्न कर रहे हैं वो बिजनेस से, उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि हम इसको वाइंड अप कर देते हैं. या सेकंड कोई ऐसे उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं जिसकी वजह से दूसरा एक्टिविटीज की हैं जिसकी वजह से कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है, या तो उनकी एक्टिविटी की वजह से हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट लॉज या पॉलिसीज में चेंज आया जिसकी वजह से कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं कि आप इसको डिसॉल्व कर दें. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि अगर बिजनेस कोई पार्टनर है वो भी कोर्ट चला जाता है और वहां से कोई ऑर्डर ले आता है कि इसको डिसॉल्व होना चाहिए, और कोर्ट उसकी फेवर में ये डिसीजन दे देता है कि हाँ जी पार्टनर्स को पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दे, तो तब भी ये पार्टनरशिप आप डिसॉल्व करनी पड़ती है. तो अब मैं बात करता हूं कि अगर पार्टनरशिप डेसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो तब वो किस फॉर्म में होगा. और उस क्वेश्चन का वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस फॉर्म में होगा, और फिर आपको मैं ये भी बताता हूं कि जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आप कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको थोड़ा मैं पहले ये बता दूं कि आप डिसॉल्व करते हुए अकाउंट्स कौन कौन से बनाएंगे, ताकि आपको फिर बाद में पता वो भी पता चल सके जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वहां से हमें कैसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है. तो हम जो अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हुए, सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, जिसको डिसोल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं. डिसोल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक मतलब ये होता है, इसको आप रियलाइजेशन का मतलब ये होता है रिकवरी. क्या आपने
जो आपके एसेट्स हैं उनको आपने सेल आउट करके जो रिकवरी लेनी है, मतलब जो रिकवर करनी है अमाउंट, ठीक है, वो कैसे करनी है और वो कितनी रिकवर होगी, ये सारे का सारा इस रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को आप रिकवरी अकाउंट के तौर पे याद रखें, मींस के जितने भी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं वो यहाँ आएंगी और यहाँ से हम उनको फिर सेटल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिकवरीज होती हैं और हमें क्या पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। सेकंड, हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो भी अमाउंट बचेगी बिजनेस के अंदर वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करनी है ना, उनमें डिवाइड भी तो करनी है, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। और देन आप का बैंक अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि जो पेमेंट्स होनी है वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होनी है, ये कैश के थ्रू होनी है, तो ये बैंक अकाउंट भी आपका बनेगा। और इन सम केसेस अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो तब आप करंट अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप करंट अकाउंट बना के टाइम वेस्ट करें। आप करंट अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर ही, यानी उसके बैलेंसेस को भी आप कैपिटल अकाउंट में ले आएं और यहीं पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। हाँ, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो देन आप करंट अकाउंट भी बनाएंगे, यानी ये मैक्सिमम ये आपको 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, और फोर्थ करंट अकाउंट इफ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। अब जो आपको इंफॉर्मेशन दी होगी वो भी मैं अब आपको बताता हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी होगी, एसओएफपी, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द ईयर जो होगी या जिस डेट पे वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं पार्टनरशिप को, उस डेट पे जो उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको बताई हुई होगी। उसके जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है आपने उसको ले लेना है। उसका सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देना है रेलिवेंट अकाउंट्स में। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेलिवेंट अकाउंट कौन कौन से हैं और किस तरह आप ट्रांसफर करेंगे। तो आपने जितने भी, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, आपने उसको दूसरा क्या कहते हैं चेक कर लिया, वहां से इंफॉर्मेशन ले ली, फिर आपने उन बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया रेलिवेंट अकाउंट्स में। यानी जो 4 अकाउंट्स हमने बनाने हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, उनमें हम उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। देन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी होगी, मतलब वो एसओएफपी के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी और वो बताया होगा कि हम कैसे दूसरा क्या कहते हैं, मतलब एसेट्स कैसे किस अमाउंट पे सेल हुए हैं और उसके लायबिलिटीज कैसे सेटल हुई हैं। उसके अलावा अगर पार्टनर्स को कुछ दिया है, कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर गया, पार्टनर्स को ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो कौन से हैं, वो सारी डिटेल्स बताई हुई होंगी। और डेजोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी बताए हुए होंगे। देन आपने इन सारे अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ कर देना है। मतलब 2 इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, एक तो एसओएफपी होगी और उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन होगी। एसओएफपी के सारे बैलेंसेस आपने रेलिवेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे करने हैं। और देन जो अदर इंफॉर्मेशन है फिर वहां से ट्रांजैक्शंस को पिक करना है और जहां जहां रिकॉर्ड होनी है वो रिकॉर्ड कर देनी है, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना, इसको आप बैलेंस ऑफ करेंगे और इसकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा आप करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे और उसकी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बैंक जो है वो एट द एंड जीरो बैलेंस शो करेगा, मतलब वो दोनों साइड्स उसकी डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाएंगी। अब ये अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे ट्रांसफर करेंगे, किस तरह, जब हम इसके पूरा फॉर्मेट्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बस आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है तो बैलेंस उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट को भी बैलेंस करना है तो उसका बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट को जब आपने बैलेंस करना है तो उसका बैलेंस आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, और बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा एट द एंड। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले कि कैसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट हम रियलाइजेशन का देखते हैं, या मतलब ये आपके सामने रियलाइजेशन का अकाउंट आ गया, जिसको डेजोल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट है।
ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में फिर आपको बताऊं, ये रिकवरी अकाउंट आप समझ लो कि रिकवरी अकाउंट है, मींस कि आपने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफर करना है और फिर उनको सेल आउट करके जो रिकवरी होनी है आपकी, वो सारी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। और टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। मतलब आपकी लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट होती है और राइट साइड आपकी क्रेडिट होती है। तो एसेट्स आपको पता है बाय नेचर डेबिट होते हैं, तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से सारे एसेट्स जो है ना वो डेबिट साइड पे वन बाय वन लिख लेंगे। फिर बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स की वैल्यू है वो एज इट इज हम उठा के लिख लेंगे। लाइक जैसे प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू वहां पे लिखी है वो लिख देंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी भी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिक्सर्स एंड फिटिंग्स हैं, वो उसको भी उसकी वैल्यू एसओएफपी से उठाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। मोटर व्हीकल की है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेंटरीज लिख देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे वो लिख देंगे। लेकिन बैंक और कैश नहीं लिखेंगे। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने कहा था 4 अकाउंट्स बनने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्योंकि उसका अलग से अपना अकाउंट बनना है, तो वो बैलेंसेस यहां पे नहीं आएंगे, वो वहां पे चले जाएंगे। हम यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, फिर करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लायबिलिटी साइड पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेएबल्स लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड पेएबल्स को हम सेटल करेंगे, वो बाद में जैसे भी होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बाकी कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ना ही बैंक लोन्स लिखेंगे और ना ही अगर कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो वो लिखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली पे हो जाएंगे फ्रॉम बैंक। वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें, एसेट सारे हमने रिकॉर्ड कर देने हैं डेबिट साइड पे एक्सेप्ट बैंक, और उसके अलावा क्रेडिट साइड पे हमने ट्रेड पेएबल्स ले लेने, और ये बैलेंसेस हमें कहाँ से मिलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। उसके बाद जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट में मैंने सपोज किया हुआ है कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2 पार्टनर्स। तो करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट को ड्रॉ करेंगे और एसओएफपी में जो भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे वो हम यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के तौर पे लिख देंगे, ठीक है। अब आई हैव प्लेस्ड बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन क्रेडिट साइड, बट आपने ये चेक कर लेना है, अगर एसओएफपी में ये बैलेंसेस पॉजिटिव हैं तो ये क्रेडिट साइड पे आएंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। वहां आपको मेंशन होगा, अगर ब्रैकेट्स लगी हुई है तो इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस करंट अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होता है, और जब इसका नेगेटिव बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। मैं फिर बता रहा हूं, इन नॉर्मल केस करंट अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होने की वजह से नॉर्मल बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो दूसरा अगर नेगेटिव बैलेंस होंगे तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि एसओएफपी में हमें करंट अकाउंट्स कहां से मिलेंगे, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि फाइनेंस बाय में जहां पे हम कैपिटल अकाउंट्स लिखे होते हैं वहीं नीचे करंट अकाउंट भी मेंशन होंगे विद द नेम ऑफ ईच पार्टनर। तो वो हम उनके बैलेंसेस उठा लेंगे। मैंने सपोज किया कि वो नॉर्मल बैलेंसेस थे, मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया उनको। अगर ये अब होते या इनमें से कोई एक अब नॉर्मल होता तो मैं डेबिट साइड पे लिख देता, जिसका भी होता उस वहां डेबिट पे मैं रिकॉर्ड कर देता। नेक्स्ट नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में भी दूसरा क्या कहते हैं, हम बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, उसी तरह 2 कॉलम्स बनाएंगे क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं। तो एसओएफपी से हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठाएंगे और वो ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखे हैं क्योंकि कैपिटल भी बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो इसके क्रेडिट बैलेंस ही होंगे, और इसका कभी नेगेटिव बैलेंस एसओएफपी में नहीं होगा, ये नॉर्मल बैलेंस ही होगा, तो ये क्रेडिट साइड पे ही होगा आपका। अब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हो, वो भी आपको एसओएफपी में नॉन करंट लायबिलिटीज में मिल जाएगा। अगर पार्टनर का लोन हुआ तो वो भी आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे दूसरा पार्टनर के अकाउंट में। अगर यहां पे नहीं करना तो इसका मैं दूसरा सोल्यूशन ये आपको बताऊंगा कि आप इसको डायरेक्टली बैंक से पे कर देंगे। अदरवाइज इजी वे तो यही है कि आप पार्टनर के लोन को यहां कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको करंट अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपको करंट अकाउंट अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप बजाय करंट अकाउंट अलग से बनाने के, आप करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहां पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है। जैसे उधर मैंने ट्रांसफर किया था क्रेडिट पे, तो यहां पे भी मैं करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट पे ट्रांसफर कर दूंगा अगर मैंने करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना। फिर बता रहा हूं, पार्टनर का लोन, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी से, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। बट करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर करंट अकाउंट सेपरेटली देन यू विल नॉट ट्रांसफर
एट दिस स्टेज करंट अकाउंट बैलेंसेस टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो बाद में ट्रांसफर हो जाएंगे, अल्टीमेटली तो करंट अकाउंट ने कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है, बट इनिशियल स्टेज पे नहीं आएंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट सेपरेटली। अगर आप अलग से बना रहे हैं तो फिर ये ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये यहां पे बैलेंस हो गया, और इसी तरह फिर जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम बैंक का भी बैलेंस जो हमें एसओएफपी में दिया हुआ है वो भी हम रेलिवेंट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर तो बैंक एसेट में लिखा हुआ है तो हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, जैसा कि मैंने ट्रांसफर कर दिया। और अगर बैंक लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर बैलेंस इस साइड पे आ जाएगा आपका। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, एसओएफपी से ये सारे बैलेंसेस सबसे पहले हमने ट्रांसफर कर लिए 4 अकाउंट्स में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे हम एसेट्स ले गए हैं और ट्रेड पेएबल्स ले गए, और करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ले आया, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस ले आया, प्लस अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ, जनरल लोन है तो वो नहीं आएगा, अगर पार्टनर ने दिया हुआ तो वो आ जाएगा। और उसके बाद हम दूसरा क्या कहते हैं, अगर करंट अकाउंट सेपरेटली नहीं बना रहे तो वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। देन हम बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे ट्रांजैक्शन जो अदर इंफॉर्मेशन में दी हैं उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं, वन बाय वन कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे। यहां सबसे पहले आपने देख लेना है कि अदर पेएबल्स कोई हैं तो ट्रेड पेएबल्स जैसे, सॉरी ट्रेड पेएबल कह रहा हूं, अदर पेएबल अक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देने हैं एज अ पेमेंट, अगर अदर पेएबल्स हैं तो। ठीक है, वो आपने एज अ पेमेंट बैंक में लिख देने हैं। उसके बाद अगर कोई बैंक लोन है, इन जनरल बैंक लोन है कि किसी बिजनेस ने जनरली बैंक से लोन लिया हुआ है, या कोई ऐसा जनरल लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है, ठीक है, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में ये दो आइटम मेरे ज़हन से स्किप हो गए थे, मैं अभी आपको बता रहा हूं दोबारा से कि एसओएफपी में अगर अदर पेएबल्स दिए हुए हैं वो भी आप बैंक में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और इसी तरह अगर बैंक लोन दिया हुआ है एसओएफपी में वो भी आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये दो आइटम भी बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे। अब मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि बैंक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक तो ओपनिंग बैलेंस हम एसओएफपी से पिक कर लेंगे, उसके अलावा हम अदर पेएबल्स क्रेडिट साइड पे लिख देंगे जो एसओएफपी में अगर होंगे। तो उसके बाद अगर बैंक लोन हुआ या जनरल लोन हुआ तो वो भी हम दूसरा क्या कहते हैं पे क्रेडिट साइड पे बैंक में लिख देंगे, क्योंकि उसकी भी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले ये पे होंगे, और पे होने के बाद बाकी फिर लायबिलिटी सेटल होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे होंगी। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारे सामने आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं ये दोबारा वो सारी ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ जो हमने एसओएफपी से शिफ्ट की थी, एसओएफपी से यानी ये जो बैलेंसेस उठाए थे, ये सारी वो आ रहे हैं, मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी और एक्सेप्ट बैंक के अलावा। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स आ गए और क्रेडिट साइड पे ट्रेड पेएबल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे एसओएफपी से आइटम शिफ्ट हो गए जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में आ गए हैं। ये ट्रेड पेएबल्स भी मैंने लिख दी हैं, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट साइड पे आ गया। अब हम सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कोई एसेट ऑनर ने टेक ओवर तो नहीं किया। अगर ऑनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया है एंड वी आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, तो हम वो एसेट को उसकी रियलाइज्ड वैल्यू वो बताएगा कि कितने पे टेक ओवर किया है। उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसने लिया कितने में है। उस वैल्यू पे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि एसेट डेबिट साइड पे हैं तो अब हम इनको यहां से रिमूव करेंगे और ये ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहां पे क्रेडिट कर देंगे और करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। दोबारा सुन लेंगे, अगर कोई एसेट ऑनर ने टेक ओवर किया है अपने उसने ले लिया है डेजोल्यूशन के टाइम पे कि ये एसेट मैं रख लेता हूं, तो जो भी उसकी रियलाइज वैल्यू होगी वो करंट अकाउंट के नाम से आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अगर आप करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। लेकिन अभी के लिए हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो वो करंट अकाउंट के नाम से हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर एट रियलाइज्ड वैल्यू। वो जो भी एसेट उसने जिस भी रियलाइज्ड वैल्यू पे लिया वो लेनी है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेनी एसेट की। दो वैल्यूज आपको बताई होंगी, तो जैसे लिखा होगा द मोटर व्हीकल कॉस्ट $5,000,
was taken by the partner at realized value of $4,000. तो आपने $4,000 यहाँ पे लिखना है। 5,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो नहीं लिखनी। जिस पे उसने टेक ओवर किया है उस वैल्यू यानी 4,000 पे, तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। और यही एंट्री यहाँ पे आपने रियलाइजेशन में क्रेडिट किया है, तो ये करंट अकाउंट में चली जाएगी डेबिट साइड पे। आइए उसको देखते हैं कि वहां कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी। अब इन कलर्स कॉम्बिनेशन को भी आप देखिएगा, जो कलर मैच हो रहे हैं वो उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन जा रही हैं। तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हो गया वो एसेट्स जो पार्टनर ने टेक ओवर किया करंट अकाउंट के नाम से। और ये देखिए, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है और ये ट्रांजैक्शन आ गई करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, जो एसेट टेकन बाय द पार्टनर था। अब अगर दोनों ने लिए हैं तो हम दोनों के लिख देंगे, ए और बी। अगर एक ने लिया होगा तो एक का लिख देंगे, ठीक है। तो जिसने भी लिया उसके करंट अकाउंट में हम लिख देंगे और उसके बाद हम इस करंट अकाउंट को कर देंगे बैलेंस ऑफ, क्योंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आनी। नॉर्मल ट्रांजैक्शंस तो हो सकती हैं, जो नॉर्मल हम पार्टनरशिप प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो यहाँ पे तो नहीं रिकॉर्ड होंगी, वो इन नॉर्मल केस होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही होगी, इसको हम बैलेंस ऑफ करेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी उसे हम उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने सपोज किया है कि इसकी क्रेडिट साइड हैवियर थी, उसमें से मैंने डेबिट साइड को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करके ये बैलेंसिंग फिगर निकली ए की और ये बैलेंसिंग फिगर निकली बी की। तो ये मैंने उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दिया। यानी बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगी हैवियर साइड का टोटल करेंगे, स्मॉलर साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्मॉलर साइड पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे और उसके साथ हम कैपिटल अकाउंट का वर्ड लिख देंगे। यहां मैंने सपोज किया हुआ है कि इनकी डेबिट साइड है स्मॉलर थी, अगर ये साइड स्मॉलर निकलती तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल अकाउंट इस साइड पे आ जाता, पर मैंने सपोज किया यहाँ पे आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसके फौरन बाद फिर हमें कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ डेबिट साइड पे हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो कैपिटल अकाउंट में हम ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे करंट अकाउंट के नाम से। और ये क्या है, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जो हमने अभी उसको बैलेंस ऑफ करके निकाले थे। तो वो हम हैवियर साइड का करंट अकाउंट का टोटल किया, स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट किया, स्मॉलर साइड पे बैलेंसिंग फिगर लिखी हमने। फिगर लिखने के बाद उसके साथ वर्ड बैलेंस सीएफ नॉर्मल वे में लिखते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, अब ये फर्दर कंटिन्यू नहीं होना, तो इसलिए इसमें बैलेंस सीएफ नहीं होगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्लोज होके किसी ना किसी अकाउंट में जाके वाइंड अप होती जाएगी। तो करंट अकाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके वाइंड अप कर देना है। तो ये अमाउंट करंट अकाउंट की वहां से बैलेंसिंग फिगर यहां आ गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि एसेट्स जो सोल्ड हुए हैं, या वर्ड लिखा होगा एसेट सोल्ड एट दिस वैल्यू और एसेट रियलाइज्ड एट दिस वैल्यू। तो वो हम जितने के भी सेल हुए वो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां से एसेट जा रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो बैंक के नाम से आ जाएंगे, क्योंकि उनको सेल करके हमने ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव की होगी, तो बैंक के नाम से यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। जब वो बैंक के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैंक में डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। एक तो वो आ गया, और उसके बाद सेकंड हम करेंगे कि हमने ट्रेड रिसीवेबल से कितनी अमाउंट रिसीव की है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। जितने के एसेट सेल किए हैं, रियलाइज किए हैं, उनकी अमाउंट हमने बैंक के नाम से लिख दी, और जितनी अमाउंट हमने ट्रेड रिसीवेबल से ली है वो भी हमने बैंक के नाम से यहां रिकॉर्ड कर दी। दोबारा सुन लें, सबसे पहले हमने वो देखे कि जो एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया वो रियलाइजेशन में हमने क्रेडिट कर दिया और करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो हो गया, वहां खत्म होगी वो ट्रांजैक्शन। अगर आपको नहीं समझ आई, आप इस लेक्चर को दूसरा क्या कहते हैं, बैक जाके दोबारा से देख सकते हैं और उसके बाद आ जाएं। अब वो एसेट्स आ गए जो हम बिजनेस से पार्टनरशिप ने सेल कर दिए हैं, या रियलाइज लिखा होगा या सोल्ड वैल्यू लिखी होगी, तो उनकी सोल्ड वैल्यू को टोटल करके सबकी वो बैंक के नाम से यहां लिख देंगे और ये बैंक में डेबिट हो जाएंगी। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से आपने जितनी अमाउंट रिसीव की है वो भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल ये लिखे हुए हैं डेबिट साइड पे। जब हम इनको यहाँ से रिमूव करेंगे, मतलब इनसे जो अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये रियलाइजेशन रिकवरी अकाउंट था, यहाँ पे सारे एसेट्स आ गए हैं। अब जैसे जैसे रिकवर होते जाएंगे तो यहाँ क्रेडिट होते जाएंगे और बैंक में डेबिट होते जाएंगे। तो अब चलते हैं उसके बाद आ जाए बैंक अकाउंट में। तो
जो हमने रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की थी, जिनको बेचा था, उससे जो पैसा आया वो हमने वहां पे क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट हो गया। और सेकंड जो हमने ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव की थी वो वहां क्रेडिट हुई थी, तो यहाँ डेबिट हो गई है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं दोबारा बता दूं कि जो एसेट्स हमने सेल किए थे वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, उनकी सोल्ड वैल्यू या रियलाइज वैल्यू, और यहाँ पे हम बैंक में डेबिट कर देंगे। सिमिलरली जो हमने ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव की थी, अब इसका भी मैं आपको बता दूं, वो डिस्क्राइब करेगा कि हमें एक्चुअली अमाउंट कितनी मिली थी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकता है कि इतनी अमाउंट हमने ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव की है, या फिर वो ये कह सकता है कि इतना हमने ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट दे दिया, इतने ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट हो गए। ठीक है, तो वो बैड डेट और डिस्काउंट हम टोटल ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो हमें रिसीव हुई है। जितना डिस्काउंट हमने ट्रेड रिसीवेबल को दे दिया वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितने बैड डेट हो गए वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो हमें रिसीव हुई है, वही हम ये रिकॉर्ड करेंगे बैंक में, और वही हम रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और यहां डेबिट हो जाएगी। इसके बाद ट्रेड पेएबल्स को सेटल करने चलते हैं, और साथ हम डिसोल्यूशन कॉस्ट है उसको देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रेड पेएबल से जितनी हम उनको पेमेंट करेंगे ट्रेड पेएबल को, क्योंकि देखें ट्रेड पेएबल हमने क्रेडिट साइड पे लिखे हुए थे, जब हम उनको पेमेंट कर देंगे तो ये भी रिमूव करने पड़ेंगे हमें, और हमने जितनी पेमेंट उनको की है वो ये हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो इस पेमेंट को बैंक के नाम से लिखेंगे, क्योंकि बैंक से पे करवाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है हमारी, तो ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। इस रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर भी कई दफ़ा स्टूडेंट में से क्वेश्चन करते हैं, डेबिट है कि क्रेडिट है। बेटा इसकी नेचर जिस आइटम को हम डील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर एसेट्स डील कर रहे हैं तो ये आप डेबिट के हिसाब से देखेंगे, और अगर आप लाइबिलिटीज को डील कर रहे हैं तो आप इसको क्रेडिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बेसिकली सेटलमेंट अकाउंट है, रिकवरी अकाउंट है। यहाँ से हम सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं और उनसे रिकवरीज कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ट्रेड पेएबल्स का मैं बता रहा था, जितनी पेमेंट हम उनको कर देंगे बैंक के नाम से हम डेबिट साइड पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये पेमेंट क्लियरली डिस्क्राइब भी हो सकती है, या फिर वो आपको ये कह सकता है क्वेश्चन में कि इतना हमने डिस्काउंट रिसीव किया। तो जो टोटल ट्रेड पेएबल्स थे उनमें से हम डिस्काउंट रिसीव की फिगर को माइनस करके रिमेनिंग हम पेमेंट कर देंगे बैंक के नाम से, और ये पेमेंट्स हो जाएंगी। और यहाँ एक और चीज चलते चलते बता दूं, ये हम सपोज कर रहे होते हैं कि ये सारी ट्रांजैक्शन एट द एंड अकर हो रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं। वो कहे ना कहे, हम कह रहे हैं पेमेंट्स हो रही हैं। हाँ, अगर वो ट्रेड पेएबल्स का कुछ नहीं बताता तब भी हम इसको पेमेंट, पूरे के पूरे ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे ट्रेड रिसीवेबल्स अगर वो इनका भी नहीं बताता तो हम इनको रिसीव्ड अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि ट्रेड पेएबल्स को पूरी पेमेंट हो गई है तब वो नहीं बताता। ट्रेड रिसीवेबल को से अगर पूरी पेमेंट रिसीव कर लेता सम टाइम वो भी नहीं बताता, तो हम उसे सपोज करेंगे कि वो पूरी रिसीव हो गई है। तो अभी हम ट्रेड पेएबल्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड पेएबल्स की जितनी भी पेमेंट की वो यहाँ बैंक के नाम से लिख देंगे, और बैंक में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, वो भी देखते हैं। उससे पहले हम डिसोल्यूशन कॉस्ट, जो हमारा एक्सपेंस है एट द एंड ऑफ बिजनेस, यानी इसकी वाइंडिंग अप स्टेज पे जो हम डिसोल्यूशन कॉस्ट पे करेंगे, वो भी हम यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट है, वो हम बैंक के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डिसोल्यूशन कॉस्ट के तौर पे। अब दो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की, एक पेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स बैंक के नाम से, और एक डिसोल्यूशन कॉस्ट या रियलाइजेशन कॉस्ट, यानी वाइंड अप बिजनेस की जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, जो लीगल फी वगैरह जो भी होगी वो हमने यहाँ पे बैंक के नाम से रिकॉर्ड कर दी है पेमेंट्स के तौर पे। ठीक है, और इसके बाद हम बैंक में चलते हैं। तो बैंक में ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे ट्रेड पेएबल्स की जो पेमेंट्स हमने की थी रियलाइजेशन के नाम से, हम ट्रेड पेएबल्स की पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, और रियलाइजेशन के नाम से ही हम डिसोल्यूशन कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, या रियलाइजेशन कॉस्ट जो आपकी डिसोल्यूशन कॉस्ट है वो रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, वहां हमने डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब जितनी भी आपके पास अवेलेबल ट्रांजैक्शंस होंगी वो यही होती हैं, इससे अलावा कुछ नहीं होती, वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नाउ वी आर मूविंग टू बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, करंट अकाउंट हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, उसका बैलेंस हम कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब हमने करना है रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस, देन हमने करना है कैपिटल अकाउंट को बैलेंस, और देन फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमने करना है बैंक या कैश अकाउंट, इसको बैलेंस। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ आ जाएं जी। रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारी ट्रांजैक्शंस जो स्टेप बाय स्टेप हमने रिकॉर्ड की थी ये अवेलेबल हैं।
अब इसकी हम चेक करेंगे कि हैवियर साइड कौन सी है। इसकी डेबिट साइड भी हैवियर हो सकती है, इसकी क्रेडिट साइड भी हैवियर हो सकती है। जो साइड भी इसकी हैवियर है, अगर डेबिट साइड हैवियर है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे निकल आएगी। उसका क्या करना है वो भी बताता हूं। अगर क्रेडिट साइड हैवियर है तो वो बैलेंसिंग फिगर यहां डेबिट साइड पे निकल आएगी। उस वो सेम ट्रीटमेंट होगा, निकलेगी। वो साइड तो डिफरेंट हो सकती है डेबिट या क्रेडिट, बट ट्रीटमेंट उस बैलेंसिंग फिगर का सेम होगा। वो होगा क्या, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद द प्रोवाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो वो हमें देगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर नहीं दी होगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। जो बैलेंसिंग फिगर है, मैं फिर बता रहा हूं, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जिस साइड पे निकलेगी उसी साइड पे, स्मॉलर साइड पे लिखनी होती है, स्मॉलर साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे और उनकी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन दिस केस मैं सपोज कर रहा हूं कि क्रेडिट साइड इसकी स्मॉलर है तो बैलेंसिंग फिगर स्मॉलर साइड पे निकली। उस बैलेंसिंग फिगर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ए एंड बी पार्टनर्स थे मेरे पास, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो बैलेंसिंग फिगर जो थी वो 10,000 थी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वली। तो 5,000 हम दोनों का लिख देंगे यहाँ पे, यानी बैलेंसिंग फिगर 10,000 निकली उसको नहीं लिखेंगे बल्कि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर बी को 5,000 दे देंगे। दूसरी एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं बैलेंसिंग फिगर 15,000 थी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, यानी पार्टनर ए की 2 रेशो थी और पार्टनर बी की 1 रेशो थी। तो वो 15,000 को हम 10,000 पार्टनर ए को दे देंगे और 5,000 हम पार्टनर बी को दे देंगे, यानी 2:1 से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो रेशो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रॉब्ली आती होगी क्योंकि हमने पार्टनरशिप की सिंपल अकाउंट्स में वो बहुत अप्लाई की हुई है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर तो ये कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड पे चले जाएगी क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्रेडिट हुई है वहाँ डेबिट। और ये बेसिकली रियलाइजेशन लॉस है। अगर इस साइड पे आपका फिगर निकले तो ये रियलाइजेशन लॉस है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो हैं वो आपकी रिकवरी से बढ़ गई हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपकी रिकवरी से बढ़ जाती हैं तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकलेगी और ये आपका रियलाइजेशन लॉस है क्योंकि ये सारी रिकवरी साइड है, यहाँ से आप रिकवर्ड कर रहे हैं और ये आपके एसेट्स लिखे हुए हैं। तो रिकवरी, अगर एसेट्स बढ़ जाते हैं, रिकवरी साइड स्मॉलर होती है तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकलेगी, तो ये रियलाइजेशन लॉस है। अगर आपकी रिकवरी साइड हैवियर हो जाती है और ये आपकी एसेट साइड स्मॉलर होती है तो फिर आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, तब आपकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकलेगी। अब आ जाते हैं वहां पे हमने जो रियलाइजेशन लॉस था वो कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने ये डेबिट साइड पे करंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया ऑन डेबिट साइड रियलाइजेशन लॉस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस ऑफ करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, बैलेंसिंग प्रोसेस चल रहा है। हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस ऑफ करेंगे, हैवियर साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड्स पे वो प्लेस कर देंगे और स्मॉलर साइड पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ कि इनकी डेबिट साइड स्मॉलर है तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई। हैवियर साइड का टोटल दोनों साइड्स पे आ गया। ये हैवियर साइड्स, मैंने कहा ये हैवियर साइड का टोटल है, ये इधर भी प्लेस हो गया और हैवियर साइड ए को ए के साथ बैलेंस किया, बी कॉलम को बी के साथ बैलेंस किया। तो ये जो हैवियर साइड थी इसके टोटल में से ये स्मॉलर साइड को माइनस किया और बैलेंसिंग फिगर यहाँ बैंक के नाम से लिख दी। इसी तरह बी की भी मैंने सपोज किया ये हैवियर साइड है, टोटल ये यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी, और स्मॉलर साइड को माइनस किया और बैलेंसिंग फिगर ये आ गई और इसको हमने बैंक के नाम से लिखना। जो भी कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, चाहे वो डेबिट साइड पे निकले, स्मॉलर साइड पे आती है ना, डेबिट साइड पे निकले या क्रेडिट पे, उसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे और फिर हम इसको पिक करके बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। यहां डेबिट हो रही है तो ये बैंक में क्रेडिट होगी। ये आ गया बैंक आपके सामने। बैंक में आप देखें ये कैपिटल अकाउंट ए एंड बी जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी वो बैंक के नाम से आ गई और उसके बाद हम बैंक का कर देंगे टोटल और ये दोनों साइड्स बैंक की इक्वल होंगी। अगर नहीं हो रही तो दिस मींस क्या आपने क्वेश्चन में कोई एरर की है सोल्यूशन में, तो आप उसको रीचेक करें क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जैसे ही इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ओवरऑल बिजनेस
रियलाइज हो गया हुआ है, जो उससे आपको रिकवरी होनी थी वो हो गई हुई है, आपने उसका प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिकॉर्ड कर लिया, सारी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर लिया, तो अल्टीमेटली फिर ये आपका बैंक से सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि एट द एंड जो भी पैसा बचता है बैंक में वो हम कैपिटल के साथ सेटल डाउन कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं ना कि क्रेडिट साइड पे हमने बैंक लिखा, तो इसका मतलब है ये पार्टनर्स को पे हो रहा है। अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर आ जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम, तो इसका मतलब है कि पार्टनर्स बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, ताकि वो जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं डिसोल्यूशन टाइम पे वो रिकवर हो सकें। यहां से आपको याद होगा, अगर आपने पार्टनरशिप को पढ़ा है, तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही ये है कि जो भी दूसरा बिजनेस के लॉसेज हैं वो पार्टनर्स को अल्टीमेटली पे करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो खैर रिकवर हो रहे हैं, पार्टनर्स को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइबिलिटीज पार्टनर पे शिफ्ट हो जाती, तो वो फिर पार्टनर्स को पे भी करनी पड़ती। बट यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से चलना है। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट में वहां पे दूसरा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकली थी, स्मॉलर साइड डेबिट हमने सपोज की थी, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पे लिख के इसको टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ इक्वल होने पे ही आपका रियलाइजेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अब आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ कि ये रियलाइजेशन का अकाउंट है, ये हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर किए, ये बैंक हमारा दूसरा क्या एसेट्स ट्रांसफर किए, ये ट्रेड पेएबल हमारे आ गए, ये जो ग्रीन कलर है ये हमारी इनिशियल ट्रांजैक्शन थी जो हमने एसओएफपी से उठाई थी, वो हमने एसओएफपी से ये बैलेंसेस लिया। उसके बाद हमने फिर करंट अकाउंट, कोई पार्टनर ने एसेट रियलाइज किया, मतलब टेक ओवर किया, तो वो हमने उसकी रियलाइजेशन वैल्यू से रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट करके फिर करंट अकाउंट को बैलेंस ऑफ कर दिया। फिर ये जो एसेट सेल हुए उनकी वैल्यू बैंक के नाम से लिखेंगे, रियलाइज हुए या सेल हुए ट्रेड रिसीवेबल से जितनी हमने अमाउंट रिसीव की वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक के नाम से, और फिर ये बैंक में डेबिट हो जाएंगी। और उसके बाद हमने जो पेमेंट की ट्रेड पेएबल्स को वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे पेमेंट्स को, और इसी तरह जो हमारी रेजोल्यूशन कॉस्ट थी जो हमने डिसॉल्व करते हुए हमें एक्सपेंडिचर पड़े वो भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और उसके बाद बैलेंस ऑफ करेंगे, बैलेंसिंग फिगर स्मॉल साइड पे आएगी और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रेशो नहीं दी हुई तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर रेशो दी हुई है तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह करंट अकाउंट में वो जो हमने एसेट्स टेक ओवर किए थे पार्टनर्स ने, वो रिकॉर्ड किए डेबिट साइड पे और उसको बैलेंस ऑफ करके बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में ले गए। कैपिटल अकाउंट में जो थी हमने क्या किया था कि ये तो हमने एसओएफपी से उठाए थे पार्टनर्स के लोन। करंट अकाउंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर अलग से बना रहे हैं तो फिर ये वाली फिगर यहाँ नहीं आएगी, फिर ये वाली फिगर सिर्फ आएगी। ठीक है, और अगर ये वाली फिगर आ रही है, आपने करंट अकाउंट इसी में मर्ज कर दिया, तो फिर ये वाली फिगर नहीं होगी। तो आप इसको एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने करंट अकाउंट सेपरेटली बनाया, तो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस निकला था, क्योंकि वहाँ क्रेडिट साइड में मैंने आपको कहा था लॉस होगा, डेबिट साइड पे प्रॉफिट होगा, तो ये जो रियलाइजेशन लॉस निकला है वो हमने लिख दिया, जो शेयर हो गया हमें पता चला था। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हम बैंक में ले गए और बैंक में ये क्रेडिट साइड पे, ये वो क्रेडिट साइड पे आ गई हुई है। ये ग्रीन कलर में मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो बैलेंस फिगर्स हैं जो हमने एसओएफपी से पिक की थी। तो ये ओपनिंग बैलेंस एसओएफपी से हम उठाएंगे, अदर पेएबल्स यानी अक्रूड कोई एक्सपेंस है तो वो भी हमने डायरेक्टली पेमेंट कर देनी है यहाँ से बैंक से, और बैंक लोन को भी हमने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है बैंक में, क्योंकि वो यहीं से सेटल हो जाएगा। जितने में एसेट्स हमने सेल किए वो यहाँ आ गए, जितने में हमने ट्रेड रिसीवेबल को पे किया वो भी हमने, और रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से वो भी बैंक में, क्योंकि इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया। हमने ट्रेड पेबल्स को पे किया, बैंक डिक्रीज हुआ क्रेडिट हो गया। डेजोल्यूशन कॉस्ट पे की, हमारा बैंक डिक्रीज हुआ क्रेडिट हो गया। और उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट की फिगर डालेंगे तो वो इक्वल आएगी, और इक्वल आएगी तो वो हमारा, यानी ये कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो निकली थी वो डाली, उसके बाद हमारा ये बैंक अकाउंट इक्वल होएगा। ये चारों अकाउंट शो हो रहे हैं आपके सामने, 4 के 4 अकाउंट्स हैं, ये इसमें बनाने हैं आपने। तो आपका ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी है। अदरवाइज फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन मिस हो सकती हैं।
तो काइंडली इसको सीक्वेंस वाइज ट्रीट करें और फिर जो भी ट्रांजैक्शन आप अदर इंफॉर्मेशन की रिकॉर्ड करें उसके जो 2 एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे रिकॉर्ड करें, मतलब जहां डेबिट जानी है वहां डेबिट रिकॉर्ड करें और जहां क्रेडिट जानी है इमीडिएटली वहां क्रेडिट भी रिकॉर्ड कर दें। ये नहीं है कि एक अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें लिख दिया और दूसरा अकाउंट बाद में लिख लेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन के स्किप होने के चांसेस हैं। इसलिए बेटर यही है कि आप डेबिट वाली रिकॉर्ड करने के फौरन बाद ही जहां पे वो क्रेडिट होनी है उस अकाउंट में जाके क्रेडिट भी रिकॉर्ड कर दें। तो दिस इज द टोटल लेक्चर। तो इसको अभी मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। आई विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए यहीं रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये लेक्चर। तो आप लोग इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें इन फॉर्मेट्स को, इस प्रोसेस को, तो देन फिर इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।